हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडुडोज में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल। मींस इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम जो पॉलिसी आई थी लिबरलाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन की एंड ग्लोबलाइजेशन की, उसके बारे में स्टडी करेंगे। क्या उसके बेनिफिट्स रहे और क्या उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमारी इकोनॉमी को देखने पड़े। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले उसे देख लेना, बिकॉज ये चैप्टर उन चैप्टर्स के साथ कोरिलेटेड है। अगर आपको उन चैप्टर्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आपको ये चैप्टर नंबर 3 समझ में आएगा। ठीक है, तो आप फिलहाल शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 से। सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है कि हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी ड्यू टू द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। जब कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी कंट्री के ऊपर आके सारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के बाद उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया, अपनी इंडस्ट्रीज का बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया। उसके बाद हमारी कंट्री हुई 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होने के बाद हमने फर्स्ट जो निकाला था वो था 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, फर्स्ट रिफॉर्म हमारा। नेक्स्ट हमने अलग अलग रिफॉर्म्स निकाले ताकि हम अपनी कंट्री को डेवलप कर सकें। अब हमें पता है 1991, हमने पिछले चैप्टर में, आपको पता है हमने पिछले चैप्टर में 1950 से लेके 1990 तक की बात की है। मींस 1950 से लेकर 1990 तक हमारे 5 ईयर प्लान के क्या क्या गोल थे, कैसे कैसे हमारे 5 ईयर प्लान ने काम किया, ये सब हमने बात की है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम आ गए हैं 1991 के ऊपर। 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये तीन पॉलिसीज हमें हमारी कंट्री के ऊपर, या तो ये कह लो इम्पोज करी गई थी, मींस हमारे ऊपर कंपल्शन थी, इसको लगाना ही लगाना है, या हम कहेंगे कि हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने ये पर्टिकुलर पॉलिसी अडोप्ट की थी। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ जब 1990 तक सारा कुछ सही चल रहा था। बट पिछले 2-3 साल से, 1991 से पहले 2-3 साल क्या हुआ कि इंडिया की कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक होगी। इंडिया ने बाहर वाली कंट्री से बहुत ज़्यादा डेट ले रखा था अपनी सर्विसेज को, अपने गुड्स को कैरी ऑन करने के लिए, जो भी वो प्रोडक्शन वगैरह कर रहे थे। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें इंडिया अभी इंपोर्ट करता था। ठीक है, इंपोर्ट करने की वजह से इंडिया के पास अब इतने ज़्यादा फॉरेन रिजर्व्स अवेलेबल ही नहीं थे कि वो बाहर की कंट्रीज को पे ऑफ कर सके। इसीलिए इंडिया को एक एक्सटर्नल क्राइसिस बियर ऑन करना पड़ा। एक्सटर्नल क्राइसिस बियर ऑन करने का क्या मतलब है कि उसके पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो खत्म हो गए थे। अब फॉरेन एक्सचेंज होता है किसी भी कंट्री की फॉरेन करेंसी। जैसे अगर हम अपनी कंट्री के लिए बात करें तो रुपीज हमारी डोमेस्टिक करेंसी है। बाकी सारी कंट्रीज की जो भी करेंसी है वो हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का क्या मतलब है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का मतलब है कि हम बाहर की कंट्रीज की करेंसीज का कुछ अमाउंट या हम कुछ पार्ट अपने पास में सेव करके रखते हैं कि अगर हमें फ्यूचर में उस कंट्री के साथ कोई डील करनी पड़ेगी तो हम पे ऑफ करेंगे इस पर्टिकुलर पैसे का यूज करके। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंडिया के बिल्कुल खत्म हो चुके थे। इंडिया के पास कोई भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं था। बट इंडिया की नीड्स तो अभी भी वही की वही थी। इंडिया को अभी भी पेट्रोल इंपोर्ट करना था। इंडिया को अभी भी इंपॉर्टेंट आइटम सच एज फूड ग्रेन्स वगैरह कुछ अमाउंट तक इंपोर्ट करने थे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो इंडिया को केवल बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करनी थी। और इसीलिए यहाँ पे एक हमें डेफिसिट फेस करने को मिला, मींस इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला। इकोनॉमी बिल्कुल क्रैश हो चुकी थी क्योंकि लोगों के पास ना पैसा था, कंट्री के फॉरेन रिजर्व्स भी खत्म हो चुके थे, साथ ही साथ नीड्स तो इंपोर्ट करने के लिए सामान मंगाना ही मंगाना था। तो ये सब प्रॉब्लम इसके बाद आई। तो अब इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या सोचा? देखो, गवर्नमेंट भी आप खुद सोचो कहाँ से फंड जनरेट कर सकती है। या तो गवर्नमेंट जनरेट करेगी वेरियस सोर्सेज सच एज टैक्सेशन, रनिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एक्सेट्रा। मींस या तो टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट की इनकम हो सकती है, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में से जो कमाई होती है, जो अर्निंग्स होती है, वो गवर्नमेंट की अर्निंग है। बट क्योंकि हमें पता है इकोनॉमी पहले ही डेफिसिट में चल रही है, इकोनॉमी का पहले ही क्राइसिस आया हुआ है, तो ना तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की इतनी अच्छी अर्निंग्स हो रही, ना ही टैक्सेशन इतना अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ था उस टाइम तक कंट्री में। तो इसीलिए गवर्नमेंट के पास 2-3 रास्ते थे। या तो वो किसी और कंट्री से बोरो करे,
या फिर वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या हम सिंपल सी भाषा में मैं कहूँ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो इंटरनेशनल लेवल पे लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं अलग अलग कंट्रीज को, अलग अलग इकोनॉमीज को, तो उनके पास जाए और वहां से लोन ले। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये दो तीन रास्ते थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा रास्ता डिसाइड किया, देखो सबसे पहले ये आपको मैंने बता दिया फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, जो हमारी कंट्री को की करेंसी को छोड़ के बाहर की कंट्रीज की सभी जो भी करेंसीज है वो हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज है। अच्छा, इसमें जो भी ये इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड वर्ड्स है ना, इन सबको आप नोट करते जाइएगा साथ साथ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में जितने भी मैंने हाईलाइट किए हैं आपको वो 101% पढ़ के जाना है, और कुछ आप ना पढ़ के जाना, क्योंकि और कुछ सारा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप समझ लेना, बाकी आपको ये जरूर पढ़ के जाना है। तो इंडिया ने देखो क्या किया, इंडिया अप्रोच इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्टिट्यूशन IBRD, इंडिया IBRD के पास गया, जिसको हम पर्टिकुलरली आम बोलचाल की भाषा में हम वर्ल्ड बैंक कह देते हैं इसे। इंडिया IBRD या वर्ल्ड बैंक के पास गया। अब देखो सबसे पहला MCQ, IBRD की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है या MCQ फॉर्म में भी आपसे पूछ सकते हैं। दूसरा MCQ इसी पर्टिकुलर जो ये पैराग्राफ है इसमें से, वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम या IBRD का दूसरा नाम, तो हमें पता होना चाहिए IBRD और वर्ल्ड बैंक दोनों एक ही नाम है। नेक्स्ट में बोल सकते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। सेकंड, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि इंडिया अप्रोच टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच वर दैट, ठीक है, तो अब उसमें हमें अलग अलग ऑप्शन दे देते हैं, WTO, GATT, या फिर ये IMF और IBRD, या ऐसे करके अलग अलग ऑप्शन दे देते हैं। तो उस टाइम पे MCQ में पजल होने से अच्छा है कि आप अभी इसको दिमाग में बिठा ले, इंटरनेशनल मॉनेटरी वो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्टिट्यूशन एंड डेवलपमेंट एंड वर्ल्ड बैंक, पहले तो एक ही बात है। नेक्स्ट, इंडिया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रोच किया था वर्ल्ड बैंक को, साथ ही साथ IMF को, ये बात हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, वर्ल्ड बैंक और IMF को इंडिया ने अप्रोच किया कि हमें 7 बिलियन का लोन चाहिए, ये आपको अमाउंट याद होनी चाहिए, 7 बिलियन का लोन चाहिए। वर्ल्ड बैंक और IMF ने कहा कोई बात नहीं, हम आपको 7 बिलियन का लोन प्रोवाइड कर देंगे, बट हमारी एक कंडीशन है। इंडिया गवर्नमेंट ने पूछा क्या कंडीशन है, IMF और वर्ल्ड बैंक ने यह बात कही कि आपने अपनी इकोनॉमी को इस तरह से डिजाइन कर रखा है कि बाहर की कोई और इकोनॉमी आके आपकी कंट्री में अच्छे से ट्रेड नहीं कर सकती, यानी कि ना आप बाहर की कंट्रीज के साथ अच्छे से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में पार्ट ले रहे, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आपने लगा रखी है, और ना ही बाहर की कंट्रीज आना चाहती है आपकी कंट्री में, क्योंकि टैक्स रेट वगैरह बहुत ज्यादा गंदे तरीके से आपने लगा रखे हैं, जिससे बाहर की कंट्रीज इंटरेस्टेड नहीं है आपकी कंट्री में आके ट्रेड करने के लिए। अब ऐसा किसी भी इकोनॉमी में नहीं होना चाहिए। अब इंडिया ने ऐसा क्यों कर रखा था, ऑब्वियस सी बात है, जिसने 200 साल तक अपनी छोटी सी गलती, ट्रेड करने ही तो आए थे ब्रिटिशर्स, 200 साल तक अपनी छोटी सी गलती की वजह से सफर किया हो, वो दोबारा रिस्क क्यों लेना चाहेगा। तो इंडिया ने पूरे रिस्ट्रिक्टिव तरीके से बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। तो IMF और वर्ल्ड बैंक ने सजेस्ट किया कि आप इन सब रिस्ट्रिक्शंस को हटा दीजिए और हमारे कहने के मुताबिक एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च कर दीजिए, जिसका नाम है LPG, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसे लॉन्च कर दीजिए, तब हम आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे। सो इस वजह से वर्ल्ड बैंक, हम कह देते हैं वर्ल्ड बैंक और IMF ने अनाउंस की थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, तो IMF और वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ऑब्वियस पता होनी चाहिए, 3 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि इस पॉलिसी को हम दो सेट में क्लासिफाई कर सकते हैं, या तो ये स्टेबलाइजेशन मेजर की तरह से या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर से। मतलब इस पॉलिसी में दो टाइप के मेजर लिए गए, सबसे पहला आया स्टेबलाइजेशन मेजर, दूसरा आया वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। अब स्टेबलाइजेशन मेजर क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म मेजर होते हैं जिनका मेन काम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, या हम कहें बैलेंस ऑफ पेमेंट को अपने मतलब डेफिसिट से उसको सरप्लस में लेके जाना या बैलेंस करना। अब आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब अभी नहीं पता, जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर कर लोगे तब होपफुली आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल आप ये समझिए बैलेंस ऑफ पेमेंट ना एक अकाउंट होता है, एक स्टेटमेंट टाइप होती है, जिसके अंदर हम कंट्रीज में जो भी इंपोर्ट किया, जो भी एक्सपोर्ट किया, उन सबको नोट डाउन करते हैं। तो उसका बैलेंस होना जरूरी है किसी भी कंट्री के लिए, या सरप्लस हो तो भी बढ़िया है, पर डेफिसिट के केस में भी बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा नहीं है, और ज्यादा टाइम तक सरप्लस रहे वो भी चीज अच्छी नहीं है। तो मेनली बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस होना चाहिए। तो स्टेबलाइजेशन मेजर का काम क्या है, इन्फ्लेशन होता है महंगाई, अगर कंट्री में महंगाई हो रही है तो इन मेजर्स का यूज करके महंगाई को कम किया जा सकता है, साथ ही साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस किया जा सकता है इन पर्टिकुलर
मेजर्स का यूज करके। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसीज। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसीज ऐसी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं जिनका काम है इकोनॉमी की एफिशिएंसी को, प्रोडक्टिविटी को, प्रोडक्शन कैपेसिटी को, कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना, ताकि इन फ्यूचर एक पर्टिकुलर इकोनॉमी और ज़्यादा अच्छे से वर्क कर सके और ज़्यादा अच्छे से अपने गोल्स वगैरह अचीव कर सके। तो ये हमारा आता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पॉलिसीज के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिबरलाइजेशन के बारे में। देखो, जो इकोनॉमिक पॉलिसी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने इंट्रोड्यूस की, जिसे हम कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब हम इन तीनों वर्ड्स का मतलब समझने वाले हैं एक एक करके। सबसे पहले लिबरलाइजेशन का क्या मतलब होता है? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है सभी मतलब सेक्टर्स में फ्रीडम लाना, रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना, अलग अलग बैरियर्स जो लगा रखे हैं उन सबको हटाना, ताकि अलग अलग इकोनॉमीज, अलग अलग कंट्रीज आए और आराम से अपने ट्रेड एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सके, जिस वजह से आसानी से वो किसी भी टाइप की प्रोडक्शन एक्टिविटी, ट्रेडिंग एक्टिविटी हमारी कंट्री, हमारी इकोनॉमी के अंदर कर सके। लिबरलाइजेशन का क्या मेन मकसद है? जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है, जितनी भी बेफालतू की जो ड्यूटीज वगैरह लगा रखी है, टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा हाई कर रखे हैं, या और बहुत सारे टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं, या तो टैक्स से रिलेटेड बैरियर्स या नॉन टैक्स बैरियर्स, इन सबको हटाओ, तब जाके लिबरलाइजेशन अप्लाई होगी। लिबरलाइजेशन का काम क्या है? इससे बाहर की कंट्रीज अट्रैक्ट होती है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। अब आप सारी बात छोड़ो, अब खुद एज्यूम करो कि आप एक बिजनेसमैन हो। अब आपने किसी बाहर की कंट्री में सोचा कि मैं अपनी क्यों ना एक ब्रांच बाहर की कंट्री में खोल रहा हूँ, तो आपके पास दो कंट्रीज हैं, एक कंट्री है यूएसए, एक कंट्री है जापान, मान लो, ठीक है। अब यूएसए में क्या है, आपको अगर ट्रेड करना है, सबसे पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस लेने के बाद आपको गुड्स का, आपके ऊपर लिमिट लगा दी जाती है कि आप इससे ज़्यादा गुड्स एक बारी में परचेज नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा गुड एक बारी में इंपोर्ट नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा आप एक बारी में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। जितना एक्सपोर्ट करोगे आपको उस पर इतना टैक्स देना है, इंपोर्ट करने पे इतना टैक्स देना है, सेल करने पे इतना टैक्स देना है, इनकम टैक्स आपको इतना देना है। अगर ऐसे करा जाए अमेरिका में। सेकेंडली जापान की बात आती है, जापान वाले कहते हैं आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप जितना मर्जी इंपोर्ट करो, जितना मर्जी एक्सपोर्ट करो, बस एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स जो कि इनकम टैक्स की फॉर्म में हम आपसे कलेक्ट करेंगे, बाकी आपके ऊपर ट्रेड से रिलेटेड कोई टैक्स नहीं है। तो ये उन्होंने कर रखा है लिबरलाइजेशन। अब आप एज अ बिजनेसमैन ऑब्वियसली अमेरिका की तरफ जाना पसंद नहीं करेंगे। आप कहोगे भाई मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ या तुम्हें टैक्स देने के लिए कर रहा हूँ, मतलब मेरा तो सारा पैसा तुम्हें टैक्स देने में ही चला जाएगा, या मैं तो इतना कंफ्यूज हो जाऊंगा, जो बचता होएगा मेरे पास पैसा, जो मेरा प्रॉफिट होएगा, मुझे समझ ही नहीं आएगा उस प्रॉफिट का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे को तो बहुत कम अमाउंट की से मिलेगा जो भी मिलेगा। तो इस कंपैरिजन में जापान अच्छी कंट्री है। ऐसे ही इंडिया ने इतने सारे बैरियर्स पहले लगा रखे थे, पर लिबरलाइजेशन के आने की वजह से इन सभी बैरियर्स को इंडिया में से हटाया गया। देखो, फिजिकल पॉलिसी क्या होती है? फिजिकल पॉलिसी होती है ऐसी पॉलिसी जिसके थ्रू गवर्नमेंट अपना टैक्सेशन, गवर्नमेंट अपने रिवेन्यूज, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को सही करती है। मीन्स उनको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो पर्टिकुलर चेंज ला देती है टैक्सेशन में या रिवेन्यू के सिस्टम में, जिस वजह से ये पर्टिकुलर जो फिजिकल डेफिसिट आ रहा होता है उसको हम क्योर कर सकें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट देख रही है कि लोगों ने बहुत कम टैक्स दिया है या इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, मान लो महंगाई बहुत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या सोचेगी, टैक्स कम कर देती हूँ इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए, ताकि लोग आसानी से अपने जो भी बेसिक यूनिट्स है लाइफ की या नेसेसिटीज है उन सबको फुलफिल कर सके। नेक्स्ट हमारे पास आता है डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी डीरेगुलाइज करना था। इसका मतलब क्या है, पहले जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर, अब उन सबको खत्म करने का टाइम आ गया था लिबरलाइजेशन के अंदर। ठीक है, पहले अगर किसी को फर्म स्टार्ट करनी है तो उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन लो, अगर गुड्स ट्रेड करने हैं तो पहले अमाउंट डिसाइड करवाओ गवर्नमेंट से। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर को तो बहुत सारी चीजों में आने नहीं दिया जाता था। कुछ गुड्स ऐसे थे जो सिर्फ, ये देखो यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या पॉइंट्स थे? सबसे पहला कि परमिशन लेनी पड़ती थी गवर्नमेंट से एंट्री और एग्जिट के लिए। सेकेंडली, प्राइवेट सेक्टर बहुत सारी जगहों पर अलाउ नहीं थे कि वो आके ट्रेड भी नहीं कर सकते। थर्ड, कुछ गुड्स ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही ट्रेड कर सकती थी। और फोर्थ, बहुत सारी प्राइस ऐसी चीजें हुई थी जिसकी वजह से प्राइस फिक्स कर दिए गए थे बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के, जिस वजह से बहुत ज्यादा ट्रेडिंग में दिक्कत आ रही थी। तो इसीलिए 1991 में जब लिबरलाइजेशन आई तो ये सब चीजें हटा दी गई। अब एक्सेप्शंस क्या है? देखो, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जिनको हम प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं दे सकते, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का काम है प्रॉफिट अर्न करना और गवर्नमेंट का काम है पब्लिक वेलफेयर करना।
तो गवर्नमेंट के हाथ में अगर वो रहे तो ही ज्यादा अच्छा है। जैसे कि हमारी कंट्री के पास एटॉमिक एनर्जी प्रेजेंट है। एटॉमिक एनर्जी मींस जो वॉर्स वगैरह में यूज होती है, एटॉमिक मिसाइल्स, एटम बम वगैरह, ये सब हमारी कंट्री के पास प्रेजेंट है। आप खुद सोचो, क्या किसी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को ये सब चीजें देना, एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक बॉम्ब वगैरह, हमारी कंट्री के रिसोर्सेज एक तरह से प्रोवाइड करना सही रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए इनका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही रहे तो अच्छा होता है। साथ ही साथ बहुत सारे एक्सप्लोजिव होते हैं, बहुत सारे बम्स वगैरह यूज किए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो वॉर्स वगैरह में यूज की जाती हैं। क्या हम प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में ये सब चीजें दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते। इसीलिए इनका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ हमारे कंट्री की गवर्नमेंट के पास रहता है। और ऐसी बहुत सारी चीजें जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस की इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, ड्रग्स हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, बहुत सारे, जिनको अगर गवर्नमेंट के पास रखा जाए तो ही ज्यादा अच्छा है, बजाय कि इनको प्राइवेट के हाथ में दिया जाए। साथ ही साथ कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे जिन पे अभी भी रिस्ट्रिक्शंस लगा के रख रखी थी, सिगरेट्स, ड्रग्स, ये सब जो होते हैं, एक्सप्लोजिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये फार्मास्यूटिकल, इन सब ऐसे थे जो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। मतलब इनको अगर ट्रेड करना है तो इस पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस आपको फेस करनी पड़ेगी अगर आप ऐसे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डील कर रहे हो। बाकी सारी इंडस्ट्रीज आपके लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में मतलब कि चेंज किया हमने। जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर में कौन कौन आता है? कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, साथ ही साथ हमारा सेंट्रल बैंक, ये सब चीजें आ गई। तो हमने फर्स्ट स्टेप क्या लिया? फर्स्ट स्टेप ये होएगा कि हमने आरबीआई के रोल को रेगुलेटर से फैसिलिटेटर का बना दिया। पहले आरबीआई का क्या काम था? सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। अगर छोटी सी ट्रांजैक्शन हो रही है वो भी आरबीआई से परमिशन लेके होती थी, तो आरबीआई एज ए रेगुलेटर काम कर रहा था। बट इन रिफॉर्म्स के बाद हमने आरबीआई की पोजीशन को एज ए रेगुलेटर से चेंज करके अब बना दिया था फैसिलिटेटर का। मींस अब आरबीआई फैसिलिटेट करता था किसी भी ट्रेड में, ना कि एक रुकावट बन के उसके ऊपर चेक करता था कि ये ट्रेड अच्छे से कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये इन्होंने ये पर्टिकुलर एक्शन लिया तो ये सही लिया या नहीं लिया। जिसकी वजह से हमारी कंट्री में बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आए, साथ ही साथ फॉरेन बैंक्स हैं। और हमने इन बैंक की जो इन्वेस्टमेंट लिमिट थी उसको भी अराउंड 50% इंक्रीज कर दिया था। जो बैंक, कुछ ऐसे बैंक्स थे जो सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल करते थे, उनको आरबीआई से परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं थी अगर वो अपनी एक नई ब्रांच खोलना चाहते हैं। साथ ही साथ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी एंकरेज हुए थे हमारी कंट्री में आने के लिए जब ये सारी रिस्ट्रिक्शंस हमने हटा दी। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो हमारी कंट्री की कंपनीज के स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, इन सब में पैसा लगाने के लिए इंटरेस्टेड है। बाहर की कंट्री के इन्वेस्टर्स जो हमारी कंट्री में स्टॉक्स, बॉन्ड, डिवेंचर्स में पैसा लगाने के लिए इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टैक्स रिफॉर्म। टैक्स रिफॉर्म मैंने बता दिया फिजिकल पॉलिसी के अंदर आते हैं। अगर बाय चांस इन्फ्लेशन चल रहा है इकोनॉमी में तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट टैक्स कम कर देगी। अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन चल रहा है तो गवर्नमेंट एक टाइम पे टैक्स इंक्रीज कर सकती है। इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स आपको पता होना चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्स होते हैं जो डायरेक्टली एक कंज्यूमर पे नहीं करता, जैसे कि ये जीएसटी है। और डायरेक्ट टैक्स है कि एक पर्टिकुलर पर्सन पे लग रहे हैं, वो किसी और की शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ। अब मेरी इनकम है तो मुझे ही उसका इनकम टैक्स देना है। ऐसे नहीं मैं कह सकता कि मैंने इसको सामान बेचा था तो आप इससे लो इनकम जाके, ऐसा नहीं मैं कह सकता, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स जो हम एक दूसरे पर ट्रांसफर कर सके, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। टैक्स रिफॉर्म में एक मेजर रिफॉर्म आता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि 2016 में हमारी कंट्री के अंदर ओहो, एक सेकेंड फ्रेंड्स, 1 सेकेंड। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे जो टैक्स रिफॉर्म का एक पार्ट है। इसके अंदर क्या था कि ना, अब एक टैक्स लगा दिया सारी कंट्री के लिए, जिस वजह से और फॉरेन इन्वेस्टर्स को बहुत आसानी हुई थी और वो आसानी से आके हमारी कंट्री के अंदर ट्रेड वगैरह कर सकते थे इस पर्टिकुलर रिफॉर्म के आने की वजह से। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में हम यही कहेंगे, रुपी को कई जगह डी वैल्यू किया गया ताकि फॉरेन करेंसीज के कंपैरिजन में रुपी सस्ता हो और फॉरेन कंट्रीज रुपीस को परचेज करे, अपने पास रखे, ताकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की वो आए। मतलब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इकट्ठा है, जब फॉरेन कंट्रीज हमसे जब खरीदेगी हमारे रुपीस को तो बदले में हमें कुछ ना कुछ पे करेगी, वो पेमेंट हमारे पास इकट्ठी हुई इस वजह से। अच्छा, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में जितनी भी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थी वो हटा दी, जैसे इतने, इससे ज्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, इससे ज्यादा आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते।
टैक्स से रिलेटेड जितने भी बैरियर्स थे वो हटा दिए, इंपोर्ट लाइसेंसिंग को वो अबोलिश कर दिया। मीन्स अगर हमें इंपोर्ट करना है तो हमें ज्यादा परमिशंस वगैरह लेने की गवर्नमेंट से अब जरूरत नहीं है। प्राइवेटाइजेशन, ये पैराग्राफ मोस्ट इंपोर्टेंट है प्राइवेटाइजेशन के लिए, आपको ये सारा पता होना चाहिए प्राइवेटाइजेशन के बारे में। गवर्नमेंट कंपनीज को प्राइवेट कंपनीज में कन्वर्ट करना कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो गवर्नमेंट अपना ओनरशिप, अपना जो शेयर है वो विड्रॉ कर ले, ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को दे दे, या फिर सीधा पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर सेल कर दे अपना पार्ट प्राइवेट सेक्टर को। ये दो तरीके हैं, इन दो तरीकों को कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, यानी पब्लिक सेक्टर ने डिसइन्वेस्ट कर दिया उन अपने जो शेयर्स वगैरह थे उनको प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। ठीक है, तो ये हमारा प्राइवेटाइजेशन के दो तरीके थे, ये हमें इंपॉर्टेंट आने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि हमने जो हमारी कंट्री है या हमारा वर्ल्ड है उसको एक मार्केट की तरह ट्रीट करना है। वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं आपस में एक दूसरे के साथ आसानी से वो ट्रांजैक्शन कर सके, एक इंटरडिपेंडेंस हो, इंटीग्रेशन हो कंट्रीज के बीच में, कि वो एक दूसरे के साथ आसानी से ट्रांजैक्शंस वगैरह कर सके, किसी टाइप की उन्हें कोई दिक्कत ना है। ये ग्लोबलाइजेशन के अंदर है। पहले इंडिया घुल मिल के नहीं रहता था और कंट्रीज के साथ, जबकि जब 1991 में ये ग्लोबलाइजेशन की रिफॉर्म हमने इंट्रोड्यूस की तब अब इंडिया दूसरी कंट्रीज के साथ घुल मिल के रहने लगा और उनके साथ मिलकर ट्रेड वगैरह करने लगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का क्या मतलब होता है? आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि बाहर की कंट्रीज से सर्विसेज लेना, छोटी मोटी। जैसे मान लो मैंने कोई कॉल सेंटर में वो सॉरी मैंने कोई इंडस्ट्री खोली अमेरिका में, तो अब अमेरिकन में जो इंडस्ट्री खोली उसके लिए ना मान लो मुझे कॉल सेंटर की रिक्वायरमेंट है। कॉल सेंटर मींस कस्टमर केयर सर्विस, अगर वो कोई फोन मिला है तो आप उठा के उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करोगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ अगर अमेरिका में मैंने कॉल सेंटर सर्विस खोला तो मुझे बहुत ज्यादा महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे लेबर है, जो जो भी एम्प्लॉयज काम करेंगे उनको सैलरी हाई देनी पड़ेगी, लैंड बहुत ज्यादा महंगी है। ये सब रीजन की वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना कॉल सेंटर इंडिया में खोल लूं। इंडिया में लेबर भी, एम्प्लॉयज भी चीप मिल जाएंगे और साथ ही साथ काम भी सारा बन जाएगा, लैंड तो मेरी इंडिया में है ही है। तो ये सब चीजें सोचते मैंने कहा अपना काम, मैंने जो अमेरिका की फर्म थी उसने अपना काम आउटसोर्स करा लिया, कहाँ पे? इंडिया के अंदर। जिस वजह से इस प्रोसेस को कहते हैं आउटसोर्सिंग। अब आप देख सकते हैं ग्लोबलाइजेशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट है, दो कंट्रीज कैसे कोरिलेट करके एक दूसरे के साथ काम कर रही है। तो ये था ग्लोबलाइजेशन के बारे में। अब इसके बाद ना बस इसमें एक ये इंपॉर्टेंट रह गया है कि डब्ल्यूटीओ को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को 1995 में डिस्कवर किया गया था। डब्ल्यूटीओ की जगह अब ला दिया गया था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जीएटीटी, गैट। ठीक है, पहले डब्ल्यूटीओ कहते थे, अब इसको जीएटीटी कहते हैं। जीएटीटी 1948 में एस्टेब्लिश की गई थी। इसके अंदर लगभग 23 कंट्रीज थी जो कि अलग अलग ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह आपस में आके करती थी। तो इस चैप्टर में फ्रेंड्स इतना ही है। इसके बाद ना यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी रिफॉर्म्स एंड असेसमेंट, मतलब ये दिया हुआ है क्या क्या इफेक्ट पड़ा इन सब का, ये सब आप एक बार पढ़ लेना। वैसे मैंने आपको सारा बता दिया कि किस वजह से क्या हुआ, कैसे कैसे क्या क्या चीजें हमने फॉलो करी, ये सब चीजें आपको सारा समझ में आएगा क्योंकि इसमें कुछ भी नया नहीं है। और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना जाके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।